Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भाई भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती है। हमारा ज्योग्राफी सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर था, ह्यूमन रिसोर्सेज था नहीं, अभी भी चल रहा है, बट जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन था वो एंड हो चुका है। अब बारी आ गई है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, तो कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको? पहले तो लाइक कर दीजिए, लाइक के लिए जरूर भागा दौड़ी कीजिए, फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल के लिए लाइक का बटन बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अहम रोल प्ले करता है, एसेंशियल है बेसिकली, ठीक है। और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, ताकि वो भी आके भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सेशन ज्वाइन करें। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 5 को। करें स्टार्ट? कर दिया लाइक? चलो, क्वेश्चन फर्स्ट में भी पॉइंट फर्स्ट यानी क्वेश्चन फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें 1 2 3 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हमें आंसर करना रहेगा, ठीक है। चलो, व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड अ रिसोर्स? जो पीपल है, जो आप हैं या हम हैं, हमें क्यों ऐसे रिसोर्स माना जाता है भाई? क्या मैं रिसोर्स हूं या आप रिसोर्स है? क्यों हमें रिसोर्स माना जाता है? मैंने बताया था रिसोर्स मतलब जब किसी की वैल्यू हो, यूटिलिटी हो, कोई हमारे कुछ काम आ रहा हो, वो अपनी एबिलिटीज यूज करे, स्किल्स यूज करे, नॉलेज यूज करे, टैलेंट यूज करे। क्लियर? देखते हैं हमारा आंसर क्या कह रहा है। ये तो आपके एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए था। People are considered resources because they can produce new resources with their demands and capabilities. मैंने बताया ना कि भाई जो पब्लिक की डिमांड है या दूसरा जो पर्सन है जो इनोवेशन कर रहा है, जो टेक्निकल काम कर रहा है, जो इन्वेंशन कर रहा है, डिस्कवरीज कर रहा है, कुछ बना रहा है, अपनी एबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज यूज कर रहा है डिमांड्स को पूरी करने के लिए, तो वो क्या होती है, इसीलिए हमें रिसोर्स माना जाता है। तो people are considered resources because they can produce new resources with their demands and capabilities। क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, भाई वो न्यू रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटीज से, है ना, नई चीजों को बना सकते हैं अपनी कैपेबिलिटीज से। मतलब अगर क्या है, हमें जैसे नेचर से हमें क्या मिल गया, नेचर से हमें ट्रीज मिले, पेड़ पौधे हमें नेचर से मिले, किसी ने बनाए तो है नहीं बैठ के कि बना रहे हैं भाई, डिजाइन कर रहे हैं, नेचर से मिले। अब हम देखते हैं ना, जैसे वुडन आइटम्स रहते हैं घर में, हम पेंसिल जो यूज करते हैं भाई वुड इसकी रहती है, ग्रेफाइट उसमें रहता है, बाकी चीजें। तो ये जो उसको रिसोर्सफुल, मतलब अगर कोई लकड़ी से चेयर बना रहा है, वुड की चेयर है जिसमें हम बैठ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स वो अपनी स्किल यूज करके उसको उससे और नई रिसोर्सेज बना रहे हैं। तो इसीलिए ह्यूमन क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Nature's abundance is only valuable when people discover it and put it to good use। जैसे कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि नेचर से जो भी चीजें हमें मिली है, अगर उनका हम यूज ही नहीं कर पा रहे तो क्या काम आएगी वो? हमारे पास जैसे नेचर से हमारे पास भाई वुड मिलता है, मैंने फिर से वुड का एग्जांपल दूंगी। लकड़ी से हम बोलते, ट्रीज से हम क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं भाई, जो शीट, जो पेपर रहते हैं जिनमें हम एग्जाम देते हैं, जिनमें हम कॉपीज, जो हमारी वही स्कूल में पढ़ते हैं, बुक्स बनती है, कॉपीज बनती है, वो किससे बनेगी, वुड से बनती है, वुड जो पल्प रहता है उससे बनती है, ठीक है। अब इसको बना कौन रहा है पेपर? किसने अपनी स्किल्स यूज करी, किसने अपनी टेक्निक्स, अपने आइडियाज, अपनी एबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज यूज करी? भाई ह्यूमन बीइंग ने ना। ये इंसान नहीं तो आइडिया लगाया, इंसान नहीं तो इन्वेंशन या क्रिएटिविटी करी। अदरवाइज जो है लकड़ी अपने आप थोड़ी है कि चलो आओ मेरा जो पल्प मैं निकाल के दे रही हूँ, पेपर बना देती हूँ यार, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ने के काम आएगा, वो खुद चल के आ रहा है, ऐसे पेड़ आप इमेजिन करो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसको टर्न किसने किया, मतलब इसको जो इससे चेंज किसमें किया? अगर एक वुड जो लकड़ी, उसको पूरा टर्न चेंज कर देना किसमें, पेपर में, तो किसने किया भाई? वो किसने किया? वो किया भाई हमारे ह्यूमन बीइंग ने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? They gain abilities and aptitudes through education, good health and motivation, allowing them to become more proficient in overcoming obstacles and hurdles and carrying out more duties effectively। वो क्या करते हैं भाई? एबिलिटीज गेन करते हैं, एप्टीट्यूड्स किसके थ्रू? थ्रू एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड मोटिवेशन।
हमने क्या देखा, हम कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब हम पीपल को ह्यूमन इतना रिसोर्स क्यों मानते हैं, क्योंकि जो भी नेचर से हमें मिला है, जब तक हम उसको यूटिलाइज करना नहीं जानेंगे, उसमें अपनी स्किल्स, अपने आइडियाज नहीं डालेंगे, तो उसको यूज करना कैसे आएगा। तो उसको यूज करने के लिए, उसका यूजफुल, मतलब अगर मेरे पास ये पेन रखा है, मुझे पता ही नहीं मैं क्या करूंगी इसका, तो मैंने अपना आइडिया लगाया, अपनी स्किल्स लगाई, इसमें कुछ और चेंजेस करे और इसको इतना यूज करने लायक बनाया कि भाई हाँ मैं हाईलाइट कर पा रही हूँ, आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रॉ कर पा रही हूँ। दैट मीन्स मैंने यूज करा ना, मैंने अपनी स्किल्स यूज करी, तो मैं रिसोर्स हुई, काम की हुई, और ये भी भाई कुछ काम का आया। क्लियर हुआ। दे गेन एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड थ्रू एजुकेशन। अब इनके पास ये एबिलिटीज, ये स्किल कैसे आती है, एजुकेशन से, भाई पढ़ाई लिखाई करके, तभी तो स्कूल जाना इतना ज्यादा मैंडेटरी है। गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो माइंड अच्छा होगा, माइंड शांत होगा। हम बोलते हैं ना, जब तबीयत खराब होती है, फीवर वगैरह होता है, तो हम अवॉइड करते हैं किसी से भी बात करना या स्कूल जाना या कहीं जाना। क्यों? हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, हम चिड़े चिड़े से रहते हैं, है ना, बेकार सा लगता है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो अगर हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा लगेगा, हम मोटिवेटेड फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। They gain abilities and aptitudes through education, good health and motivation. अगर इन्हें कोई मोटिवेशन दे, इनके पास स्किल्स है, तो फिर वाह वाह जी, क्या बात है भाई। अगर आप में टैलेंट है, मैं आपको मोटिवेट करूं तो आपको और अच्छा लगेगा ना, आप अपग्रेड होंगे, आपको खुद पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, जब मैम हम पे भरोसा दिखा रही तो दैट मीन्स हमारे पास स्किल है, तो क्यों ना हम ये काम कर ही लें, हम ये कर सकते हैं, मैम ने और मोटिवेट कर दिया तो अब तो मैं ये काम कर ही लूंगा। पॉजिटिविटी, allowing them to become more proficient in overcoming obstacles and hurdles and carrying out more duties effectively. अगर भाई उनके पास एजुकेशन है, हम हमारी बात करें, पीपल के पास एजुकेशन है, टैलेंट है, स्किल है, मोटिवेशन है, पॉजिटिविटी है, तो भाई कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी भाई ऑब्स्टिकल यानी रुकावट आ जाए, कोई भी हर्डल आ जाए, हम क्या करेंगे, हम अपनी ड्यूटीज को फिर भी एफिशिएंटली निभाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी है, हम एजुकेटेड हैं, स्किलफुल हैं, टैलेंट है, हम पॉजिटिविटी से बिल्कुल भरे हुए हैं, मोटिवेटेड हैं, तो किसी भी बड़ी दिक्कत परेशानी को हम क्या कर सकते हैं भाई, पार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें खुद पे बेसिकली भरोसा है। As a result, human resources are regarded as a valuable and potentially valuable resource for society. अब इसीलिए भाई ह्यूमन को क्या माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। किसका? सोसाइटी का। हमने देखा था ना कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन बीइंग एक अल्टीमेट रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक अल्टीमेट रिसोर्स है, वो नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। जैसे कि मैंने बताया ना कि इस स्क्रीन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, आप ये भाई प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, मैं इस पेन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, कैमरे के थ्रू आपसे कनेक्टेड हूँ, फोन के थ्रू आप मुझसे कनेक्टेड है, लैपटॉप के थ्रू आप मुझसे कनेक्टेड है। तो ये किसने बनाया, ये इन्वेंशन किसने की, डिस्कवरीज किसने की, ह्यूमन बीइंग ने, अपना टैलेंट यूज करके भाई मोटिवेट होके। उनको पता था कि भाई जो एजुकेशन हमने ली है उससे हम कुछ डिस्कवरी, कुछ अच्छा कर सकते, जो भाई कुछ अच्छा काम करे, जो प्रोडक्टिव हो। तो हो रहा है ना, किसके थ्रू आए, ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू आए। अच्छा अच्छा आप जो खाते हैं, फास्ट फूड, अच्छी अच्छी डिशेस खाते हैं आप, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, तो ये सब किसने बनाया, कौन ने करी, किसने करी ये क्रिएटिविटी, ह्यूमन बीइंग से। दैट मीन्स जो ह्यूमन बीइंग से वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसलिए पीपल को या हमको एक इंपॉर्टेंट क्या माना गया है, रिसोर्स माना गया है। क्लियर हुआ? अब आया आंसर समझ में, आगे बढ़ जाएं चलो। अच्छा, फर्स्ट आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी तक लाइक का बटन दबाया कि नहीं दबाया, चलो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। क्या हो आप लोग, रिसोर्स हो ना, तो कुछ काम करिए भाई। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है हमारा, What are the causes for the uneven distribution of population in the world? देखो, कुछ भी चीज इक्वल तो वैसे भी नहीं है, कुछ भी चीज हम कहते हैं कि बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, बस हमारा अर्थ है जिसको इक्वेटर ने डिवाइड करा है, तो वो जरूर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। बट बाकी चीजें, नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, किसी भी टाइप की रिसोर्सेज हो गई, क्या हम कह सकते हैं कि भाई जहाँ जिस एरिया में माउंटेन्स हैं तो बाकी अदर एरिया में उतने ही माउंटेन्स होंगे। जो एरिया भाई जहाँ पे अच्छी खासी रिवर्स है तो दूसरी जगह भी एग्जैक्टली उतनी परसेंटेज, उतनी ही प्रोपोर्शन में भाई वो रिवर्स होंगी, नहीं ना। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भाई प्लेन एरिया है, कोई माउंटेन हिली एरिया है, कोई भाई ऐसा एरिया है जहाँ पे डेजर्ट एरिया है। क्लियर हुआ? तो अनइवनली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉपुलेशन भी ऐसे ही, ऐसे हम जनता जनार्दन की बात भी करें तो पॉपुलेशन भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने देखा था ना, एक जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख रहे थे, खूब सारे लोग थे, हमने एशिया, अफ्रीका और किसका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब का कुछ देखा था। तो ये समझ में आया था, देखिए कि एशिया में
काफ़ी सारे लोग थे, मतलब यहाँ पे नहीं ऑरेंज, हमने येलो कलर, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू कलर इस तरीके से पब्लिक ऐसे खड़ी हुई थी, आपकी बुक में भी इमेज है वो। तो एशिया में कितने सारे लोग हैं, फिर नीचे आते 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 भाई दूसरी कंट्रीज में, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में कितने कम हो गए, दैट मीन्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर ऐसा है कि एशिया में बहुत सारे अगर पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल 100 मिलियन पॉपुलेशन एशिया में है, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं डेटा बता रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि यूरोप, अमेरिका वहाँ भी सेम हो, वहाँ हो सकता है भाई 50 मिलियन हो, क्लियर हुआ, या 10 lakhs हो, क्लियर हुआ, आया समझ में। भाई किसी किसी कंट्रीज में तो इतनी कम पॉपुलेशन होती है जितनी अपनी भारत के जो राज्य हैं, जो अपनी कंट्री के जो स्टेट हैं, उनमें उनकी पॉपुलेशन से भी कम। मतलब अगर हमारे किसी स्टेट में भाई जो है 1 करोड़ पॉपुलेशन है, जस्ट बता रही हूँ, तो उनकी कंट्री में उससे भी कम है। तो क्या है, बेसिकली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रीजंस हमने बहुत सारे पढ़े थे ना, फैक्टर्स, टोपोग्राफी, सॉइल, वाटर, बहुत सारे हमने रीजंस पढ़े थे। अभी हमसे पूछा है कि क्या रीजन होते हैं, क्या कॉजेज है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है पॉपुलेशन का वर्ल्ड में, ऐसा क्यों है भाई। ठीक है, देखते हैं। द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। हाँ, हमें पता है भाई, कॉमन, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इक्वली तो कुछ भी चीज होती नहीं है एकदम से। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स अनइक्वल है। Some parts of the city are densely populated while others are sparsely populated. कुछ पार्ट जो है भाई अच्छा पॉपुलेटेड है, मतलब खूब भाई भरी हुई जनता है, खूब सारे लोग दिखेंगे, वहाँ का डेटा अगर हम निकालेंगे तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ पीपल वहाँ रहते हैं। और कोई एरिया कैसा है जहाँ पे हार्डली, मतलब बहुत, मतलब लगभग कम पॉपुलेशन है ना, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। कहीं पे हम बोल रहे हैं 100 मिलियन है, तो कहीं पे हम बोल रहे हैं 10 lakhs है। डिफरेंस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। This unequal distribution can be attributed to a number of factors. बट ये रीजन क्या है, क्यों है भाई ऐसा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जब चैप्टर पढ़ा था, हम फैक्टर्स देख रहे थे कि फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का। हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखा था, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हमने क्या क्या देखा था, टोपोग्राफी होती है, सॉइल के कारण, वाटर की अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट की कंडीशन, भाई बहुत ज़्यादा गर्म तापमान तो नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका तो नहीं है ना। अगर टोपोग्राफी की बात करें तो भाई पहाड़ी वाला एरिया है, प्लेट्यूज वाला एरिया है, या प्लेन एरिया है, तो हमने देखा था कि भाई जो जनता है वो प्लेन एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करती है। क्यों, फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत अच्छा है। हिली एरियाज में रहना बड़ा मुश्किल है, तो वहां पे जनता जनार्दन हमें कम मिलेगी, तो ये टोपोग्राफी। क्लियर हुआ। वाटर की अवेलेबिलिटी देखी जाती है कि भाई जहाँ पे पानी अच्छे से आराम से अवेलेबल हो जाए तो हर कोई चाहेगा ना, क्योंकि वाटर क्या है, बेसिक नेसेसिटी है हमारी सर्वाइवल, हमारी लाइवलीहुड के लिए। भाई वाटर तो बिल्कुल बेसिक नीड है, नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसी जगह लोग रहना प्रेफर करेंगे जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो लोग भाई रिवर वैलीज के आसपास ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू दी डेजर्ट एरियाज। क्लियर हुआ। तो ये सब फैक्टर्स देखे थे। फिर हमने सोशल फैक्टर्स देखे थे। सोशल में जैसे भाई एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशन अच्छे से अवेलेबल है या नहीं, है ना, स्कूल्स वगैरह इंस्टीट्यूट है या नहीं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं, तो ये सब सोशल फैक्टर्स। हमने कल्चरल फैक्टर्स देखे थे कि रिलीजियस पर्पस से, जैसे वाराणसी वगैरह आसपास लोग ऐसे ज़्यादा रहना चाहेंगे, ये सब फैक्टर्स हमने देखे थे। अब हम भाई आंसर में समझते हैं क्या कह रहे हैं हमारे फैक्टर्स, कि ये तो हमें पता है कि पॉपुलेशन क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो हमें डेफिनेटली पता है। अब ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या कहती हैं, लेट्स डिस्कस। Topography, mineral and freshwater resources, a favorable climate and a soil fertility are only a few of the factors that influence population dispersion. Indo-Gangetic plains for example, जैसे हमें बताया कि सॉइल कैसी है, सॉइल की फर्टिलिटी डिफर के बेसिस पर भी हम ये देखते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई फेवरेबल क्लाइमेट है या नहीं। अब जो जगह पे, जैसे ऐसे एरिया पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म हो। लोग पोल्स के एरिया में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। पोल्स, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये वाले एरिया में लोग बहुत ही मतलब ना के बराबर या दिखेंगे नहीं पॉपुलेशन। क्यों, बहुत ठंडा इलाका है। या हम सहारा डेजर्ट की बात करें जो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पर रहना कोई प्रेफर नहीं करेगा वहाँ के आसपास। क्यों, ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन हो जिसमें हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर मतलब एक बराबर लेवल पे हो। ठीक है, आया समझ में। तो इसीलिए भी भाई हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक रखता है तो वहाँ पे भाई हमें पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। जहाँ पे बहुत ठंडा इलाका है पॉपुलेशन कम मिलेगी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट गर्म इलाका है वहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलेगी।
ऐसे ही जहाँ पे रिवर वैलीज है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी मिलेगी। जहाँ पे भाई पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे डेजर्ट एरिया, वहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलेगी। आई होप आपको जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट करते हैं क्लियर हो गया होगा। हमने जैसे गंगा प्लेन्स का एग्जाम्पल लिया था ना, कि भाई बहुत हैविली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, प्लेन एरिया है ना, प्लेन्स में फार्मिंग करना अच्छा होता है, इंडस्ट्री सेटअप के लिए बढ़िया होता है, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बढ़िया जगह होती है। पहाड़ी एरिया में कैसे कर पाओगे, कितनी ज्यादा मुश्किलात होगी। क्लियर हुआ, आया समझ में? आगे बढ़े भाई, चल। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, फिर हमारा कौन सा फैक्टर है? सोशल एंड कल्चरल। ये फर्स्ट है, इसको सेकंड कर लो, इसको थर्ड कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है। Population density is higher in areas with better housing, education and healthcare. Social factors, भाई हम वही देखेंगे ना, वही रहना चाहेंगे। अगर हम कहीं भी घर लेते हैं, हम दूसरी सिटी में जाते हैं, हम यही देखते हैं ना कि देखो भाई आसपास ना एजुकेशन के लिए मतलब स्कूल या कॉलेजेस होना चाहिए, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े बच्चे को, या हमें परेशान ना होना पड़े कि बच्चा भाई सुबह जा रहा है और रात तक घर आ रहा है, इतना दूर स्कूल है। नहीं, ऐसा भी नहीं है भाई। फिजिकल आपको मेंटली फिजिकली नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो आप क्या देखेंगे, एजुकेशन फैसिलिटी कैसी अच्छी है कि नहीं है। बेसिकली दूर पास से भी मैटर इतना नहीं करता, ये भी देखना है हमें कि अच्छी है नहीं, अच्छी पढ़ाई हो रही है नहीं, क्योंकि स्कूल में ही पढ़ के भाई बच्चे स्किलफुल बनते, एबल बनते, अच्छा कुछ सीखते हैं। अगर बेस ही अच्छा नहीं होगा तो क्या सीखेंगे, ठीक है, ये देखा जाता है। हेल्थ फैसिलिटीज, अगर कुछ भी इमरजेंसी हो गई, कुछ भी भाई प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा तो नहीं कि पता चले हॉस्पिटल ही नहीं है या बहुत दूर है, तो क्या फायदा। तो हेल्थ फैसिलिटीज देखी जाती है, हाउसिंग फैसिलिटीज देखी जाती है। तो ये सब किस में आ जाते हैं? सोशल फैक्टर्स में। कंसिडर द सिटी ऑफ पुणे, जैसे पुणे सिटी बहुत बढ़िया है, तो वहां भी अच्छी पॉपुलेशन है, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है। People are drawn to places of religious and cultural significance such as वाराणसी and जेरूसलम। अब ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे भाई रिलीजियस और कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल चीजें बहुत अच्छी होती, कुछ कुछ होते हैं ना, धार्मिक टाइप के लोग होते हैं जो धर्म कर्म में मानते हैं, जिनको अच्छा लगता है रिलीजियस चीजें करना, देखना, उनमें इन्वॉल्व होना, तो उनके लिए बढ़िया है, तो वो ऐसी जगह भाई जाना चाहेंगे। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हो गए भाई? मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल कंडीशन। कम्युनिटीज विद मोर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैव greater job prospects. People are drawn to these locations for the reasons stated above, such as Mumbai and Osaka. Obviously, हम क्या करते हैं, हम जैसे छोटे शहर में फॉर एग्जांपल, हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हम इंटेलिजेंट है, हमारे पास स्किल है, बट यहाँ पे उस लेवल का काम नहीं है। हम क्या चाहते हैं भाई, हम क्यों पढ़ते लिखते हैं, हम अच्छे से अच्छा क्यों पढ़ना लिखना चाहते हैं, ताकि हमारा कैरियर बहुत अच्छा हो, अच्छे से अच्छी हम अर्निंग करें, तो भाई हम हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर पाएं, है ना। होता है ना, एक सपना होता है, डिजायर होता है कि भाई हाँ अच्छी सैलरी होगी तो मैं खुद के लिए ऐसा कुछ करूंगा, मैं भाई मम्मी पापा के लिए ऐसा करूंगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो आप क्या करते हो भाई, दूसरी सिटीज में जाते हो जॉब करने, जहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, आपको लगता है कि कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको वो एरियाज हाईली पॉपुलेटेड मिलेंगे। जैसे मुंबई में जैसे हम ज्यादातर देखते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन हाउसेस बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा खासा है, तो लोग जाते हैं जॉब करने। और भी चीज़ों को लेके, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्रीज क्यों, और भी चीज़ों को लेके कंपनीज वगैरह एमएनसी सेटअप है, तो लोग जॉब करने जाते हैं, आईटी सेक्टर वगैरह। क्लियर हुआ, इंजीनियर्स, ठीक है। तो क्या होता है भाई, ऐसे इलाके जहाँ पे सारी फैसिलिटी, लाइक अगर जॉब फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़िया है, तो लोग वहाँ पे ट्रांसफर होना, मतलब शिफ्ट होना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? आप खुद ही सोचिए, बिल्कुल चाहेंगे। कौन ज़्यादा से ज़्यादा अर्न नहीं करना चाहता, यही चाहता है ना कि भाई हम कब तक ऐसे रहेंगे, अच्छी जगह करेंगे तो शुरुआत अच्छी जगह से होगी, अच्छी सैलरी होगी, एक नाम होगा भाई, रेपुटेशन वो ऐड होगा कि भाई इस कंपनी में जॉब करिए, फिर आगे जाके हम जाएंगे 1-2 साल बाद तो दूसरी कंपनी में जाएंगे तो हाइक मिलेगा, सैलरी हाइक होगी। क्या सोचते हैं, इसीलिए ना अर्निंग पर्पस के लिए। तो अर्निंग मतलब पैसा, पैसा मतलब फाइनेंस, किस में आएगा? इकोनॉमिक फैक्टर्स में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारे फैक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं कि भाई पॉपुलेशन कितनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स का मुंबई और ओसाका का एग्जाम्पल लिया, आया समझ में? क्लियर हुआ? फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सॉइल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ओके। फिर हमने देखा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, भाई हेल्थ फैसिलिटीज, रिलीजियस फैसिलिटीज, ये सब। देन इकोनॉमिक में भाई एम्प्लॉयमेंट पर्पस सबसे भाई सुप्रीम परम पे रहता है, टॉप पे रहता है। कौन नहीं चाहता कैरियर को ग्रो करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, है ना। मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहेंगे आगे चल के, ऑब्वियसली, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली, वाई? जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है एकदम से रैपिडली क्या करी भाई, ग्रो करी रैपिडली। रैपिड मतलब एकदम से, ठीक है। चल,
The death rate has decreased as a result of increased food supply and improved medical services, resulting in rapid growth of the global population. Furthermore, unlike the death rate, the birth rate has stayed relatively constant. Thus, the world population has grown very rapidly. अच्छा, आप बोलोगे मैम आपने तो फटाफट एक सांस में रीड कर लिया, तो कोई बात नहीं ना, एक्सप्लेन तो हम करेंगे अच्छे से, उसमें थोड़ी मैं रैपिडली बिल्कुल फटाक से एक्सप्लेन कर दूंगी। हम क्या देखते हैं, डेथ रेट और किस पे फोकस करते हैं, बर्थ रेट पे। ये डेथ रेट और बर्थ रेट ही हमें क्या बताती है कि पॉपुलेशन स्टेबल हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है या पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। अब पहले के टाइम की बात करें, पुराने ज़मानों की बात करें, तब भाई हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, इतना अच्छा ज़्यादा फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, तो बच्चे जैसे पैदा होते थे या भाई ऐसे ही उनकी डेथ हो गई, या भाई पैदा भी हुए तो उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला, प्रॉपर केयर न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो उनकी डेथ हो जाती थी। या बड़े होते होते तक जैसे बच्चे माल नरिश्ड हो रहे हैं तो वैसे डेथ हो जा रही है। तो इसके कारण जो डेथ रेट थी वो भी ज़्यादा थी। अब बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो खास जैसे पॉपुलेशन इतना खास ग्रो नहीं कर पा रही थी, है ना। एक स्लो ही, मतलब एक बहुत ही जो ग्रो हो रही थी बहुत ही स्लो, धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। अब एडवांस हुआ ज़माना जब एडवांस होगा तो भाई चीज़ें बढ़ेगी, फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। क्या क्या फैसिलिटीज़, जैसे हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, डेथ रेट से रिलेट करके हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, तो अब भाई हॉस्पिटल्स बन गए, क्लिनिक बन गए, है ना, बहुत सी चीज़ें बन गई, हेल्थ केयर सेंटर्स बन गए, अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर्स आ गए, नर्सेज जो केयर करते हैं, भाई फैसिलिटीज़ बहुत सारी बढ़ गई हैं, है ना, तरह तरह की। अब क्या है, कुछ भी होता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसको कुछ भी बीमारी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो भाई ट्रीटमेंट करा लिया। कोई भाई बड़ा बुजुर्ग है जिसको कुछ प्रॉब्लम है, कैंसर है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हो गई, कुछ भी, तो अब डॉक्टर्स हैं, है ना, इतनी अच्छी अच्छी भाई इलाज अवेलेबल है ना, सर्जरी करा लिया, कुछ भी ट्रीटमेंट करा लिया, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप क्या करें, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप ठीक हो रहे हो, तो डेथ रेट क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। अदरवाइज बर्थ रेट तो है, वो तो वैसी का वैसी, वो तो बढ़ता चला जा रहा है। बर्थ रेट पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है। कंट्रोल क्या हुई, कंट्रोल जो डेथ रेट है वो अब कम हो गई। अब जब डेथ रेट कम हो गई, लोग मर कम रहे हैं और पैदा तो हो ही जा रहे हैं, बढ़िया बर्थ रेट अच्छी चल रही है, तो पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हुई, अच्छे से ग्रो हुई, मतलब अब रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, बेसिकली अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो जो जिनकी चांसेस पहले ज़माने में ऐसे थे कि ठीक हो सकते थे, बट भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, तो बेचारे उनकी डेथ हो गई, तो जो पॉपुलेशन का लेवल है वो कम हुआ, क्लियर हुआ। बट अब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो डेथ का जो स्तर है वो कम हो गया। बाकी जो कौन सी बर्थ रेट है वो तो इंक्रीज हो ही रही है, इसीलिए जो पॉपुलेशन ने क्या करी, रैपिडली ग्रो करी। आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ, पुराने ज़माने की बात कर लें, 1900 की बात कर लें हम, कि 1900 में क्या हो रहा है कि बर्थ रेट कितनी है 1900 में, 500, फॉर एग्जांपल 500 बर्थ रेट है, ये 1900 का डेटा है। जस्ट मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, लिटरली मत लेना कि मैम इतना तो नहीं था भाई, बिलियन मिलियन में था, जस्ट आपको समझा रही हूँ। अब ये कितनी है, ये हमारी बर्थ रेट है 500, डेथ रेट कितनी है, डेथ रेट है यहाँ पे, ये कितनी है 300 है। ऐसे ही करते करते चीज़ें आगे बढ़ी, तो जो हमारी ग्रोथ रेट है वो स्लोली इंक्रीज हो रही है, मतलब 200 से अभी हम आगे चल रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन 200 से इंक्रीज हो रही है। पर फिर भी 300 लोगों की डेथ हो जाना तो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार बात है। क्यों हो रही है, जैसे कुछ भी रीज़न, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर भाई इतनी जितनी जनता है उसके हिसाब से फूड अवेलेबल नहीं है, तो उस कारण से क्या होता था भाई, इंक्रीज जो होती थी बहुत स्लो रेट में होती थी। अब भाई मॉडर्न ज़माना, अब हम बात करें जैसे 2000 की हम बात कर लें, जस्ट आपको समझाने के लिए हम बात कर लें 2000 की, तो 2000 तक मेडिकल फैसिलिटीज सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो अब बर्थ रेट तो अभी भी 500 है, मैं फिर से वही लिख रही हूँ, सेम ही डेटा लिख रही हूँ, बर्थ रेट अभी भी 500 ही है ना, इंक्रीज हो रही, मतलब 500 है। बट जो डेथ रेट है वो कितनी हो गई, वो कम हो गई। क्यों, क्योंकि भाई अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी को कुछ भाई प्रॉब्लम हो गई, सर्जरी की जरूरत है, कुछ कैंसर ट्रीटमेंट, कुछ भी किसी भी प्रकार की बड़ी सी ऐसी बीमारी हो गई, कुछ भी डिजीज हो गई, तो अब उसका भाई इलाज अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो यानी वो ठीक हो सकते हैं, यानी जो मृत्यु का दर है, जो डेथ का रेट है वो कम हो गया। तो लोग कितने बचेंगे, अब लगभग 100 लोग लगभग डेथ रेट में आ गए। तो अब हमारी पॉपुलेशन कितनी बच रही, 400, तब कितनी बच रही थी, सिर्फ 200। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी के कारण, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के कारण हमारी पॉपुलेशन एकदम से क्या हो रही है, डेथ रेट कम हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है। अब आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गया ना अच्छे समझ में। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। हमें दो फैक्टर्स बताने जिनके थ्रू हम ये देखते हैं पॉपुलेशन चेंज हो रही है। अच्छा,
हमने क्या देखा था, अच्छा एक देखा था हमने माइग्रेशन का, याद करो माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या देखा था, जब हम किसी भी प्लेस में क्या करते हैं, या तो जाते हैं या तो कोई हमारे प्लेस में आता है, इन करते हैं आउट करते हैं, वो माइग्रेशन होता है। हमने इसमें एमिग्रेशन देखा था जिसको आउट माइग्रेशन भी बोलते हैं, एक इमिग्रेशन देखा था जिसको इन माइग्रेशन भी बोलते हैं। चाहे कोई भी जनता, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, यहाँ की पॉपुलेशन कम हो रही, यहाँ के लोग कम हुए, वहां के लोग बढ़ गए, तो यहाँ का भी डेटा चेंज हुआ, वहां का भी डेटा चेंज हुआ, तो ये क्या हो रही, पॉपुलेशन चेंज हो रही है। ये कुछ देखा था हमने। चलो बाकी दूसरा फैक्टर अभी देखते हैं। Population change is the phenomena of determining whether the population has increased, decreased or remain constant. पॉपुलेशन चेंज का जो फिनोमिना है, हमें कैसे पता चलेगा, हम ये पता करते हैं ना कि पॉपुलेशन या तो इंक्रीज हुई होगी, या तो डिक्रीज हुई होगी, या तो कांस्टेंट होगी। हमें चेंज से मतलब है, चेंज से मतलब है चेंज हुआ। अब चेंज नेगेटिविटी में, नेगेटिव पॉइंट्स में गया या पॉजिटिव में गया, डजंट मैटर, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डजंट मैटर, चेंज हुआ। डेटा 500 था, 500 से 400 हुआ या 500 से 600 हुआ, कोई मतलब नहीं है, मतलब उसको अभी इतना ध्यान में रखें। हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन चेंज हुई, डेटा चेंज हुआ, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ एंड माइग्रेशन आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई, इसको अलग कलर से करते हैं, कौन से कलर से करें, चलो पिंक से कर देते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट और माइग्रेशन क्या है, ये फैक्टर्स हैं, आर दी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के थ्रू हम ये बता पाते हैं कि भाई पॉपुलेशन क्या हुई, पॉपुलेशन में चेंज आया। क्लियर हुआ, आया समझ में। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट्स इज द नेचुरल ग्रोथ रेट। जो डिफरेंस होता है ना किसमें, बर्थ रेट और डेथ रेट में, मतलब ये जो है ऐसे लिख लेती हूँ, बर्थ रेट है माइनस डेथ रेट, इस तरीके से अगर मैं लिख लूँ, मैथ्स के फॉर्मूला की तरह मैं आपको लिख लूँ, आपके लिए लिख लूँ, तो क्या होगा, क्या निकलेगा, नेचुरल ग्रोथ रेट। आया समझ में। अरे ग्रोथ हम जब भी तो बोलेंगे, ग्रोथ हम ग्रोथ यानी क्या होना, विकास होना, बढ़ना, कुछ इंक्रीज होना, ऐड होना, ऐड हो रहा है। तो जब ये ऐड हो रहा है दैट मीन्स ग्रो हो रहा है। तो ग्रो कैसे होगा, जब बर्थ रेट ज्यादा होगी ना, तो बर्थ रेट ज्यादा होगी, डेथ रेट कम होगी, दैट मीन्स नेचुरल ग्रोथ रेट। तो एक इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं, कैसे, द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 पीपल इज द बर्थ रेट, वाइल द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इज द डेथ रेट। अच्छा ये रेट कैसे पता करते हैं, देखो जितने हुए, जितने भाई लिविंग है, जितने जी रहे हैं, उनको पर कितना लेके, 1000 पीपल लेके इसको कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट। अब जो नंबर ऑफ डेथ है, कितनों की डेथ हुई, जैसे 200 300, उसको लेके क्या करते हैं, पर 1000 पीपल कैलकुलेट करते हैं, क्या निकलती है, डेथ रेट। आया समझ में। तो डेथ रेट और बर्थ रेट के थ्रू हमें चेंजेस पॉपुलेशन में पता चलता है। इसका मेजर क्या एलिमेंट है, नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है, जब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ऑब्वियसली ना, कैसे पता चलेगा, ग्रोथ कैसे पता चलेगी, जैसे मैं बताऊं कि 2000 में अगर डेथ रेट कितनी है, मतलब बर्थ रेट 500 है, डेथ रेट कितनी है, 100 है, चलो 200 कर लो, तो पॉपुलेशन फिर भी 300 से बढ़ी ना, इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, पॉपुलेशन अब कितनी थी, 500 थी, तो अब कितनी हो गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पॉपुलेशन जब लोगों का जन्म हुआ तो पॉपुलेशन कैसी हो गई भाई, हमारी इंक्रीज हो गई। तो एक क्या होता है, नेचुरल ग्रोथ रेट। द नेचुरल रीजन फॉर पॉपुलेशन चेंज आर एज फॉलोज। अब जो नेचुरल रीजन है वो क्या है, द पॉपुलेशन राइजेस व्हेन द बर्थ रेट सरपासेस द डेथ रेट। पॉपुलेशन कब बढ़ती है, जब बर्थ रेट सरपास कर देता है, आगे बढ़ जाता है डेथ रेट से। ऑब्वियसली ना, 500 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं, 200 लोग मर रहे हैं, बट 300 से क्या हो रही है, अभी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखें, चलो पॉइंट सेकेंड क्या कह रहे हैं, द पॉपुलेशन डिक्लाइंस व्हेन द डेथ रेट एक्सीड्स द बर्थ रेट। ऑब्वियसली भाई जब मृत्यु दर पैदा होने की दर से ज्यादा हो जाएगा, जब डेथ ज्यादा होगी, जितने भाई लोग पैदा भी नहीं हो रहे उतने, तो उससे ज्यादा लोग मर जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी ना ऑब्वियसली। ठीक है, तो डिक्रीज कैसे पता चलता है, जब डेथ रेट क्या करती है, एक्सीड कर देती है बर्थ रेट को। ऑब्वियसली पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द टू रेट्स आर इक्वल। और पॉपुलेशन इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब बढ़ेगी नहीं, ना बढ़ेगी ना कम होगी, जब दोनों रेट इक्वल होंगे। ऑब्वियसली अगर 500 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 500 लोग मर रहे हैं, तो 500 500, 500 500, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज। कैसा रहेगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हुआ।
As a result, birth and death rates have an impact on population balance. Obviously इसीलिए जो बर्थ रेट होती है, लोगों का भाई जन्म लेना या लोगों की मृत्यु होना, डेथ होना, इनके कारण भाई पॉपुलेशन बैलेंस चेंज होता है, ऑब्वियसली होता है। इंक्रीज होना है, डिक्रीज होना किसी के भाई जन्म और मृत्यु पे ही डिपेंड करता है ना, कि कोई भाई आ रहा है, ऐड हो रहा है, या कोई जा रहा है, माइनस में जा रहा है। दैट मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज होना, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, चेंज होना, पॉपुलेशन के बैलेंस में चेंज होना। People can travel both within and between countries. Migration is another factor which influences population change. अब लोग क्या करते हैं भाई, ट्रैवल करते हैं। लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या विद इन अ कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो है जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन भी क्या है, एक अनदर फैक्टर है जो पॉपुलेशन चेंज को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। जैसे मैं यूपी में हूँ, यूपी से मुझे जाना है, मैं कहाँ जा रही हूँ, यूपी से, मैं यूपी से जा रही हूँ भाई, मैं जा रही हूँ यूपी से एमपी जा रही हूँ, ठीक है। यूपी में कितनी पॉपुलेशन, यूपी में पॉपुलेशन है अभी 1000, यूपी में अभी 1000 पॉपुलेशन है। अब मैं यहाँ से चली गई, यानी -1 हो गया, मैं यहाँ से चली गई यहाँ पे एमपी में चली गई, -1 हो गया, तो ये यहाँ पे 1000 यहाँ की है फॉर एग्जांपल, नहीं चलो इसको 1000 नहीं करो, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 500 जनता है, तो यहाँ पे +1 हो गया ना, तो कितना हुआ, +1 करके यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन हो गई 501, और यहाँ पे माइनस कर दिए तो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन बची 999। माइग्रेशन के कारण, मेरा एक जगह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के कारण, रीजन के कारण भाई जो यूपी की पॉपुलेशन कम हो गई और एमपी की पॉपुलेशन बढ़ गई, 1 से कम हो गई ना, जैसे 1000 थी पहले, अब मैं वहाँ से माइनस हो गई, चली गई, 999 बची, एमपी में आ गई, एमपी में 500 पॉपुलेशन थी, प्लस हो गई, तो यहाँ पे भाई पॉपुलेशन चेंज हुई। दैट मीन्स दोनों ही जगह, भले ही एक जगह इंक्रीज हो रहा हो, एक जगह दूसरी प्लेस में डिक्रीज हो रहा हो, डजंट मैटर, हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन में चेंज हुआ। तो ये किसके थ्रू होता है, माइग्रेशन के थ्रू। माइग्रेशन हमने देखा था ना किस रीजन से होता है, जैसे अगर मैं किसी शहर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे यार मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, वो जॉब उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उतनी अच्छी जॉब नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, दूसरी जगह चले जाऊँगी करियर के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकूँ। अब दूसरा रीज़न एजुकेशन के लिए, अगर मुझे लग रहा है कि मैं, जैसे मेरे पेरेंट्स को लग रहा है कि भाई यहाँ पे इतने अच्छे स्कूल्स नहीं है, जितनी अच्छी स्किलफुल है और अच्छा हम इसको पढ़ा सकते हैं, इसमें एबिलिटी और हम इतना अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो हम क्यों ना दूसरी शहर में चलें जहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, भाई बार बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कभी ऐसा लगता है कि रिस्की है, आसपास में बिल्कुल हॉस्पिटल्स ही नहीं है, तो हमें ऐसी जगह भाई मूव हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो। अगर हम दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो दूसरी कंट्री में मेजर रीज़न यही होता है, अगर इंटरनेशनल लेवल का माइग्रेशन की बात करें तो हमने देखा था इसका मेन पर्पस यही रहता है, एम्प्लॉयमेंट। आप खुद ही सोचिए ना, अगर कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो मेजर जो मेन पर्पस वो एम्प्लॉयमेंट का ही होता है, कैरियर के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए। आया समझ में? तो इन रीजंस के कारण भी, ये माइग्रेशन के कारण भी पॉपुलेशन चेंज होती है। ऑब्वियसली एक जगह की कम हो रही है, एक जगह की ज़्यादा हो रही है। अच्छा मुझे अब ये बताओ आप, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे, कि यहाँ पे माइनस हो रही ना पॉपुलेशन, मतलब यहाँ से मैं आपकी कोमल मैम, यहाँ से जो कोमल मैम है, मैं कोमल लिख देती हूँ भाई, यूपी से वो अब एमपी जा रही है, यूपी से वो एमपी जा रही है, तो कोमल मैम को यूपी वाले क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे जो है एमिग्रेशन में आऊंगी मैं या इमिग्रेशन में आऊंगी, क्या बोलेंगे, मतलब यूपी की तरफ से मुझे क्या बोला जाएगा, एमिग्रेंट बोला जाएगा या इमिग्रेंट बोला जाएगा। एमी ये लिख देती हूँ, एमी ई से आ रहा है, एमिग्रेंट या इमिग्रेंट, क्या कहा जाएगा मुझे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ रही हूँ। मुझे याद आया कि इसको भी भाई साथ में एक तीर से दो निशान मार ही देती हूँ, इसको भी एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कंफ्यूज होना या भूल जाओ, मैं इसलिए आपको टाइम टू टाइम, हर जो टाइम मिलता है, मौका मिलता है, उसमें पुराना समझा ही देती हूँ। अब मैं यूपी की तरफ से क्या हो गई, एमिग्रेंट हो गई। क्यों, मैं आउट हो रही हूँ ना, आउट हो रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, मैं लीव कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, ठीक है। यूपी वाले मुझे बोलेंगे अब कोमल हमारी भाई एमिग्रेंट हो गई, बाहर चली गई, वो भाई एमपी चली गई। एमपी वाले क्या बोलेंगे कि अरे वाह कोमल मैम तो यहाँ आ रही है, क्या बात है, तो स्वागत करते हैं कोमल मैम का, तो यानी वो इन हो रही है, तो इन होना यानी इमिग्रेंट। क्लियर हुआ? ये दोनों किसके टाइप है, ये दोनों माइग्रेशन के टाइप है। एमिग्रेंट को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, आउट भी बोलते हैं, आउट माइग्रेशन भी बोलते हैं, आउट माइग्रेशन ऐसे लिख देती हूँ, और इमिग्रेंट को इन माइग्रेशन ऐसे लिख देती हूँ। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, अच्छे से समझ में आ गया ना?
चल गुड। और अच्छे से जब समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक कर दो अगर अभी भी भूल गए हो तो। फिर भाई हम 5th क्वेश्चन में चलते हैं। चले? ओके। व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन? पॉपुलेशन कंपोजिशन से आप क्या समझते हो? पॉपुलेशन कंपोजिशन बेसिकली हमने क्या देखा था? स्ट्रक्चर बताता है। क्या बताता है? पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर किस बेसिस पे बताता है? सेक्स के बेस पे, एज के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, हेल्थ के बेसिस पे, लिटरेसी रेट के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, बहुत सारे भाई बेसिस को लेके, टर्म्स को लेके रिलेट करके भाई हम क्या देखते हैं? पॉपुलेशन कंपोजिशन, जो हमारी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बताता है। हमने पढ़ा था ना पिरामिड के थ्रू, पॉपुलेशन पिरामिड, जिसमें हमने देखा था कीनिया का एग्जाम्पल, जापान का, इंडिया का, याद करो। देखते हैं। The basic structure of population is referred to as population composition। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका? पॉपुलेशन का। हमारी जो जनता है कंट्री में, उनका जैसा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको रीड करके, उसको स्टडी करके हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें पता चलता है। The number of males, females, their age groups, ethnicity, tribe, languages, religion, literacy, occupation, income level, and health problems, among other things, are all determined by the population composition। बहुत सी चीज़ें वही आती है, मैंने जैसे कि आपको बताया था अभी। पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या डेटा हम चेक करते हैं? हम देखेंगे कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितनी कितनी एज ग्रुप। हमने देखा था ना, एज ग्रुप थी 0 से 4, 4 से 9, इस तरीके का हमने यहाँ पे देखा था पॉपुलेशन पिरामिड जब देख रहे थे। एथनिसिटी देखेंगे, ट्राइब देखेंगे, लैंग्वेजेस देखेंगे, रिलीजन, लिटरेसी रेट देखेंगे, ऑक्यूपेशन के कौन कौन लोग क्या करते हैं, इनकम लेवल क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ फैसिलिटीज, बेसिकली हेल्थ कैसी है, और अदर चीज़ें। ये सब हम जब डिटरमाइन करते हैं, ये सब किसके अंदर आता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन के ही अंदर आता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्या है बेसिकली पॉपुलेशन कंपोजिशन? स्ट्रक्चर है किसका? पॉपुलेशन का। क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? ये मेल्स, फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल फीमेल, भाई ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, एथनिसिटी। ठीक है, चलो। What are population pyramids? How do they help in understanding about the population of a country? ये population pyramid क्या होता है? What do you mean by the term population pyramid? अच्छा, population pyramid को एक और नाम से बोलते हैं ना, एक और नेम है population pyramid का। क्या नेम है? पॉपुलेशन पिरामिड का एक और नेम है जिसको एज सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है। ऑब्वियसली हमने देखा था ना, इस साइड ऐसे बना हुआ था पिरामिड, हमने देखा था ऐसे बीच से डिवाइडेड था, तो यहाँ पे मेल लिखा था, यहाँ पे फीमेल लिखा था, और ऐसे बार बना था तो यहाँ पे एज ग्रुप लिखे हुए थे। याद करो, ऐसा था ना। चल समझते हैं इसको। Population pyramid are a type of graphical representation used to analyze a country's population composition। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ऑब्वियसली अगर हम ऐसे डेटा देख रहे हैं, ऐसे ग्राफ्स बने हुए हैं अलग अलग कलर में, ऐसा डेटा बना है, हम नीचे परसेंटेज लिखे, यहाँ पे एज ग्रुप लिखा है, तो हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ के फॉर्म में ही बता रहे हैं ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो पॉपुलेशन पिरामिड बेसिकली क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? कंट्री की पॉपुलेशन की कंपोजिशन को एनालाइज करना। हमें एनालाइज करना है ना कि एज ग्रुप के लोग कितने हैं, कितनी डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सब हमें देखना है। ठीक है। It depicts the current male and female population of a country as well as their age categories। ये क्या बताती है कि भाई कितने मेल और फीमेल अभी भाई कंट्री में है। पॉपुलेशन में मेल फीमेल दोनों इंक्लूडेड होते हैं, तो कितने हैं, एज वेल एज देयर एज कैटेगरीज। एज कैटेगरीज हमने देखा था ना, जैसे ऐसे लिखा था यहाँ पे 0 to 4, फिर यहाँ पे लिखा था 4 to 9, फिर यहाँ से 9 to 14, फिर 15 to 19, इस तरीके से क्राइटेरिया था कि नहीं था? देखा था ना ऐसे। The number of dependents and economically active individuals in the population are determined by the age group distributed of the population। हमने ये भी देखा था कि number of डिपेंडेंट हमने कैसे देखा था? यहाँ वाला जो टाइमलाइन था, ये थे डिपेंडेंट। एक ऊपर वाला था जो 65 अबव था, 65 प्लस वाला। ठीक है, तो यानी 0 से 15, इसको रबी कर देती हूँ मैं ऐसे, 0 से 15 और 65 प्लस, ये क्या थे? ये डिपेंडेंट कैटेगरी में थे। कैसी कैटेगरी में थे? डिपेंडेंट कैटेगरी में। मतलब ये बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी पे डिपेंड हुए। अब अगर बच्चे हैं 0 to 15 तो ऑब्वियसली वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करेंगे, अपने बड़ों पे डिपेंड करेंगे। अगर उनको कहीं से छोड़ दिया जाए कि आप काम करो, अपने हिसाब से कमाओ, एजुकेशन लो,
खाना बनाओ खाओ, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर 65 प्लस, भाई जब एज ऐसी हो जाती है, ओल्ड एज हो जाती है, जब आप परफेक्टली से फिट नहीं होते हो, ठीक है, आप वैसे फिट दिखते हो, वैसे फिट हो, बट कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, तेज आप चल नहीं सकते, ज़्यादा हैवी काम आप कर नहीं सकते, कंटिन्यूस वर्क आप कर नहीं सकते, आपको चाहिए कोई आपकी हेल्प करे, कोई आपकी केयर करे बेसिकली, है ना, बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो एज कैसी है, इसमें भी आप डिपेंड होते हो ना दूसरे पे। एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे अभी आप खुद 15 से नीचे बिलो हो, दैट मीन्स आप अभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो ना। अब आप बड़े बुजुर्ग देखते हो, आपके घर में दादी नानी है, दादाजी हैं, नाना जी हैं, आप देखते हो ना, ये क्या है, ये आपके मम्मी पापा या और भी हैं, आपके चाचा चाची, उन पर डिपेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपकी मम्मी भाई उनकी सेवा करती होगी, उनके लिए नाश्ता बनाती होगी हेल्दी, उनको हॉस्पिटल ले जाते होंगे दिखाने के लिए, दवाइयाँ वगैरह टैबलेट्स मेडिसिन लाते होंगे, ट्रीटमेंट होता होगा। क्या दादी नानी खुद कर पा रहे हैं? उनको भाई अपने बहू बेटे बेसिकली या बेटी बेटा उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो डिपेंड कर रहे हैं। तो ये वाला जो था, इसमें एज सेक्स पिरामिड या पिरामिड पॉपुलेशन में हमें क्या मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि कितने मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, है ना, जो है हमें ये देखने को मिलता है भाई जो डिपेंडेंट कितने कितने नहीं है, पूरा हम एनालाइज करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के थ्रू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चल, टिक द करेक्ट आंसर। अब आपको करेक्ट आंसर टिक करना है, ये बढ़िया है, ये इजी है। Which does the term population distribution refer to? इनमें से जो 3 ऑप्शन है, इनमें से आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग किसको समझते हैं? How population in a specified area changes over time? The number of people who die in relation to the number of people born in a specified area. The way in which people are spread across a given area. हमें बताना है कि पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर उधर जो पॉपुलेशन है हमारी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कहीं लाखों में तो कहीं करोड़ों में है, ऐसा क्यों? उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है हमने देखी थी इसकी डेफिनेशन, तो वही बस बताना है। अब आपको याद होगी तो आप एक बार में पकड़ लोगे भाई आंसर को, तो देख लो ए बी सी ऑप्शन आपको ही बताना है भाई, मुझे तो नहीं पता, मैं तो भूल गई। बताओ फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर, ए होगा, बी होगा या सी होगा? द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया। हमने देखा था कि हम ये देखते ना एरियाज में, जैसे प्लेन एरिया में कि कितने लोग दिख रहे हैं, हमें पॉपुलेशन कितनी दिख रही है, हम हिली एरियाज में दिख रहे हैं वहां कितनी पॉपुलेशन है, तो हमें आइडिया होता है कि कैसे कैसे लोग स्प्रेड है, फैले हुए हैं इधर उधर एरियाज में। तो दैट मीन्स क्या कह रहे हैं हम, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर भाई सी हो जाएगा। आया समझ में? इजी है ना, बढ़िया। चलो, Which are 3 main factors that cause population change? कौन से 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू पॉपुलेशन चेंज होती है? बर्थ है, डेथ है, मैरिज है। बर्थ है, डेथ है, माइग्रेशन है। बर्थ है, डेथ है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। क्या है बताओ फटाफट से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसिकली वो होता है जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि कितनी भाई जिंदगी जी सकते हैं, कितना जी रहे हैं, एक एक्सपेक्टेड, हम बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेड रेट ये है कि भाई हाँ इतना जी सकते हैं, इतने चांसेस हैं 80-90 तक या 60 तक ही जी पाएंगे, 90-70 तक, तो इसके अकॉर्डिंग तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता, बस हम एक आइडिया लगा सकते हैं। तो किन के थ्रू हम चेंजेस देख सकते हैं? अच्छा, बर्थ के थ्रू हाँ देख सकते हैं भाई कितनी बर्थ हो रही है, यानी पॉपुलेशन, मतलब अगर 1000 के तौर पे अगर 20 लोग और पैदा हुए तो 1020 हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, ना 20 से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो चेंज हो रही है। डेथ से भी अगर 1000 हमारी पॉपुलेशन है, 20 लोगों की डेथ हो गई तो हमारी पॉपुलेशन कितनी बची? 980, दैट मीन्स चेंज हुआ। मैरिज से क्या पॉपुलेशन चेंज होती है क्या? देखो जरा, सेकेंड ऑप्शन है बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन। चलो ये भी लग रहा है, हाँ बर्थ डेथ का तो मैंने बता दिया, माइग्रेशन का भी मैंने बता दिया कि एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट कर रहे हैं तो एक एरिया की पॉपुलेशन कम हो रही है तो दूसरी एरिया की पॉपुलेशन वो बढ़ रही है, दैट मीन्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो डजंट मैटर, पॉपुलेशन इज चेंजिंग। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। सबने सही लगाया ना? बी लगाना ही चाहिए, इतने अच्छे से समझाया तो बी तो भाई बनता है लगाना। ठीक है, चलो। In 1999 the world population reached 1999 में भाई हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है कितनी पहुंच गई थी? 1 बिलियन,
3 बिलियन या 6 बिलियन, बताइए जल्दी। नाइनटीन 1999 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है कितनी पहुंच गई थी? 1 बिलियन, 3 बिलियन और 6 बिलियन? कितनी पहुंच गई थी? सी हो जाएगा हमारा आंसर, 6 बिलियन पहुंच गई थी, हमने पढ़ा था ना। चल, What is a population pyramid? पॉपुलेशन पिरामिड किसे कहते हैं? ये जो हमने बनाया था ना इस तरीके से, ऐसा फिर ऐसे बीच में से ऐसे ब्रॉड, फिर ऐसे इस तरीके से, तो पॉपुलेशन पिरामिड बेसिकली किसे कहते हैं बताइए। अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। क्या कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसके थ्रू हमें भाई एज सेक्स वगैरह पता चलती है? When the population density of an area is so high that people live in a tall building, या भाई पिरामिड इसलिए होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि जो भाई पीपल है, पब्लिक है, वो टॉल बिल्डिंग में रहने लग जाते हैं। वाओ, व्हाट अ सेंस। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज अर्बन एरियाज, या पॉपुलेशन का पैटर्न जो लार्ज एरिया में, लार्ज किसमें, अर्बन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कुछ है क्या? सोच लो भैया आप खुद ही, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। इतने अच्छे से समझाया कि कंफ्यूजन, क्योंकि आपके जो अभी इससे पहले जस्ट जो क्वेश्चंस आए थे उनमें सब एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, पूरा चैप्टर ही उनमें था। तो अब अगर भूलोगे, कंफ्यूज होगे तो बड़ा दुख होगा मुझे, और मुझे दुखी करने का कारण ना दें आप क्या करें, खुश करें, मुझे प्रसन्न करें, हैप्पी करें भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ए। ऑब्वियसली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अब भी जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा था, जिसमें हम एज देखते हैं, सेक्स कंपोजिशन, मेल फीमेल, एज 0 to 4, 4 to 9। क्लियर? चल, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए ना, इनको बस यहाँ इस सेंटेंस पूरा पैरा दिया है, इसमें यूज करना है, ठीक है। चलो, आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस भी हो रही है इसमें, दैट्स नाइस, दैट्स गुड। स्पार्सली, फेवरेबल, फेलो, आर्टिफिशियल, फर्टाइल, नेचुरल, एक्सट्रीम, डेंसली, हमें ये जो टर्म्स है यहाँ पे यूज करना है। When people are attracted to an area, it becomes dash. Populated factors that influence this include dash climate, good supplies of dash resources and dash land। चलो, टाइम है आपके पास, आपको 15 सेकेंड से टाइम लगेगा मुझे पता है, तो 15 से 20 सेकेंड्स आपके पास है। क्या करिए, आप टाइम लेके इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए भाई। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में आपको बिल्कुल पका पकाया खाना हाथ में, कभी खुद भी ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा रोटी वगैरह बेल लिया करो, मेहनत कर लिया करो। तो ऐसे यहाँ पे बेलो भाई, मेहनत करो। यहाँ पे ऐसा कर लो, इसको डॉट बना लो, ठीक है। हमें बोला है कि व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम्स, आप खुद ही अब कॉमन सेंस यूज करो। अगर जब भाई किसी एरिया को लेके हम, आप हो, मैं हूं, कोई भी, आप देख रहे हो कि सब वही एरिया में जाना चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं उसी एरिया में घर बनाएंगे, वहीं रहेंगे, ऐसी क्या खास बात है उस एरिया में, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, जब सब आके वहां रह रहे हैं, उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? क्या स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा, मतलब बहुत ही कम, या फेवरेबल, फेवर में वाली तो कोई बात ही नहीं है। फेलो, खाली छोड़ देना। आर्टिफिशियल का मतलब तो नकली होता है। फर्टाइल तो उपजाऊ के लिए होता है। हमें तो पॉपुलेशन से रिलेटेड होना है। नेचुरल नहीं। एक्सट्रीम या डेंसली, क्या हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा डेंसली। ऑब्वियसली ना, जहाँ पे लोग को पसंद आती है, जो जगह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जहाँ लोग रहने जाते हैं, तो कैसी होगी? डेंसली पॉपुलेटेड, हैवी पॉपुलेटेड, काफी जनता जनार्दन वहां रहना चाहेगी। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड क्लाइमेट। अब फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? स्पार्सली, फेवरेबल, फेलो, क्या होगा फैक्टर? ऑब्वियसली फेवरेबल। हम क्या चाहते हैं? ऐसा क्लाइमेटिक क्लाइमेट आ गया ना, हम क्लाइमेट कैसा चाहेंगे? फेवरेबल क्लाइमेट। फेवरेबल क्लाइमेट चाहेंगे जो हमारे फेवर में हो, ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा बहुत गर्म हो। क्लियर? तो फेवरेबल क्लाइमेट होगा तो हम वहां रहना चाहेंगे ना। गुड सप्लाईज ऑफ, भाई गुड सप्लाईज ऑफ डैश रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्सेज का एक अच्छा खासा सप्लाई हो हमारे पास। आर्टिफिशियल से हमें लेना देना नहीं है, फर्टाइल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। नेचुरल, अच्छी खासी नेचुरल रिसोर्सेज भाई प्रोवाइडेड हो, तो क्या हो जाएगा आंसर? नेचुरल। ठीक है। एंड डैश लैंड, लैंड कैसा होना चाहिए? स्पार्सली नहीं, ये तो वर्ड कंप्लीट ही नहीं हो रहा। फेवरेबल, खाली लैंड। आर्टिफिशियल कैसा होना चाहिए? फर्टाइल लैंड होना चाहिए। लैंड कैसा होना चाहिए? लैंड भाई फर्टाइल होना चाहिए, उपजाऊ लैंड होगा,
प्लांट्स ट्रीज वगैरह अच्छे लगेंगे, क्रॉपिंग अच्छी होगी, फार्मिंग के लिए बढ़िया है। तो ये रहे भाई हमारे आंसर। आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। When people are attracted to an area, it becomes densely populated. जब कोई भाई people है अट्रैक्ट होगा किसी प्लेस से, तो वो एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, दैट मीन्स डेंसली पॉपुलेटेड रहेगा। जैसे हमने गंगा प्लेन्स का एग्जाम्पल देखा था। फैक्टर्स कौन से हो गए, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस। अब फैक्टर्स कैसे होने चाहिए भाई, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी भाई, फेवरेबल हो, बिल्कुल ना ज़्यादा बहुत गर्म क्लाइमेट हो, ना बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट हो। गुड सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भाई अच्छी खासी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो, हवा, पानी, लैंड, वुड वगैरह। एंड फर्टाइल लैंड, लैंड कैसा हो, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड जहाँ पे कृषि वगैरह एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए बढ़िया हो। तो ले लिया स्क्रीनशॉट आपके इस आंसर का, ठीक है। और ये बताओ अभी तक लाइक किया कि नहीं किया, स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। चलो, तो इसी के साथ मुझे तो बहुत मजा आया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में इस टॉपिक में, क्योंकि पूरा चैप्टर ही कवर हो गया। ट्रू फॉल्स थे, मतलब ट्रू फॉल्स नहीं सॉरी, टिक द करेक्ट आंसर थे, एमसीक्यूज जैसे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स थे। बड़ा ही मजेदार था, काफी सारे ऑप्शन थे। ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश की भी प्रैक्टिस यहाँ पे हो गई हो। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। वैसे मुझे लगता है अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। मैंने इतने इजी वे में रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके समझाने की कोशिश की है। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे एफर्ट्स को। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।